नमस्कार दोस्तों, ज्ञानधारा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और अच्छे से अपने आगामी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। इसी क्रम में मैंने आपके लिए एक सीरीज़ तैयार की हुई है हिंदी और शिक्षण अभिरुचि की। और शिक्षण अभिरुचि में मैंने आपके लिए अधिगम वाला चैप्टर हमारा चल रहा है। और अधिगम की डेफिनेशन वगैरह मैंने आपको पढ़ा लिया है। और आज हम करेंगे अधिगम के सोपान। इससे पहले कि पेपरों में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, अधिगम से संबंधित कैसे कितने क्वेश्चन आते हैं और कैसे आते हैं, इसके लिए मैंने कुछ पेपर लिए हुए हैं। उस पर मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इसमें से क्वेश्चन आते हैं। अब देखो, जैसे कई अब ज़्यादातर पेपरों में जो आजकल के जो पेपर आ रहे हैं उनमें परिभाषाएँ दी होंगी और उनके जो मतलब किसने ये परिभाषा दी है उनके नाम पूछे गए होंगे, किसने कहा ये। अब देखो, इस तरह के पेपर पूछा गया है। सीखना आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है, किसने कहा। स्किनर, क्रॉनबेक, क्रो एंड क्रो, जीपी गिलफोर्ड। तो मैंने आपको बताया था कि क्रो एंड क्रो के अनुसार आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। इसीलिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैंने वही परिभाषाएं ली हैं जो ज़्यादातर क्वेश्चनों पेपरों में पूछी गई हैं। अब अधिगम से संबंधित बहुत, चाहे टैट में हो, टैट में भी बहुत सारे इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। और ये शायद एलटी का पेपर है, उत्तरांचल एलटी का। और ये देखो, अधिगम वक्र के प्रथम सोपान में स्थिति होती है कैसी। प्रथम सोपान, अब जब मैं अधिगम वक्र आपको पढ़ाऊंगी कि कैसे होती है तो तब ये आएगा कि प्रारंभ में तेजी होती है, कैसी होती है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और तब हमें इन क्वेश्चनों के सही आंसर तक तभी पहुंचा जाता है जब हमने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा हो। अब अगला देखो, इसमें जो अधिगम के सोपान जो आएंगे, अधिगम के सिद्धांत जो आएंगे, सिद्धांतों से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। जब बालक सीखने के लिए तैयार होता है तब जल्दी वो प्रभावशाली तरीके से सीखता है। यह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। किसने किया? थॉर्नडाइक ने, पावलोव ने, स्किनर ने। इसमें से कोई नहीं। तो ये जो सीखने का जो सिद्धांत है ये थॉर्नडाइक का है। और थॉर्नडाइक के बहुत सारे पेपरों में इनसे संबंधित कोई ना क्वेश्चन जरूर आता है। या तो इनके नियम आएंगे, या तो शिक्षण के सूत्रों में आएगा, और या फिर नहीं तो इसमें से जरूर पूछा जाता है। और इसमें अनेक सारे ऐसे क्वेश्चन हैं और भी इससे संबंधित क्वेश्चन थे, अधिगम से संबंधित। ये देखो, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव से। दूसरों के व्यवहार को देख के सीखना, दूसरों को देख के सीखना, प्रत्यक्ष अनुभव से नहीं सीखना, उसको कहते हैं कौन सा अधिगम? सामाजिक अधिगम। समाज को देख करके सीखना, उसको कहते हैं सामाजिक अधिगम। इस प्रकार से जैसे ऊपर का दिया हुआ है, इसमें श्रृंखलागत अधिगम। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमें सही आंसर तक कैसे पहुंचना है ये हम तभी कर सकते हैं जब हमें पूरा चैप्टर अच्छे से आता हो। और अधिगम से तो बहुत सारे, अधिगम से एक पेपर में 1-2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। पहले तो इससे ज़्यादा आएंगे, नहीं तो 1-2 तो जरूर आते हैं, क्योंकि इसमें अधिगम के जो सिद्धांत हैं बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने इस पे अपने सिद्धांत दिए हुए हैं। तो इस प्रकार से ये, अब मैं सबसे पहले आपको डेफिनेशन मैंने पढ़ा ली है और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हो गए हैं, विशेषताएं हो गए हैं। और आज हम शुरू करेंगे अधिगम के सोपान से। कितने सोपान होते हैं अधिगम के? मुख्यतः 6 होते हैं। मुख्यतः कितने सोपान होते हैं? 6। अब कौन कौन से? पहला होता है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा, हर कार्य को मनुष्य किसी न के, अभिप्रेरणा का मतलब होता है मोटिवेशन, किसी से प्रेरित होकर के, कि मतलब हर कार्य को इंसान कुछ न कुछ प्रेरणा से करता है, किसी न किसी प्रेरणा से करता है। कुछ ना कुछ उसमें क्या होता है? प्रेरणा होती है कि भाई हमने ये कार्य करना है। कोई शिक्षक बनना चाहता है तो कुछ ना कुछ उसकी प्रेरणा होती है कि हमने शिक्षक बनना है। क्यों बनना है? किसी को देखा हो या स्व अपनी इच्छा हो, किस कार्य से, कुछ भी कार्य करने के लिए कोई प्रेरणा होना आवश्यक है। दूसरा होता है उद्देश्य। किसी कार्य को सीखने का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। हम किसी कार्य को क्यों सीख रहे हैं? कोई लक्ष्य है,
कोई उद्देश्य है, ऐसे कुछ काम सीखने का। अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारा कुछ उद्देश्य होगा, एक तो हम पढ़ना सीखना चाहते हैं और दूसरा हम उसको व्यवसाय के लिए, हमें व्यवसाय मिले। अब आगे चल करके सब्जेक्ट चुनते हैं कि हम इस सब्जेक्ट में जाना, इस सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं, तो क्यों उसमें इंटरेस्ट होता है, क्यों उसका एक उद्देश्य होता है कि आगे जा कर के हम इसमें ये बनेंगे, या शिक्षक बनेंगे, या डॉक्टर बनेंगे, या इंजीनियर बनेंगे। तो उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। अब उस उद्देश्य में जो कार्य हम करते हैं, उस उद्देश्य में तीसरा है बाधा। जिस कार्य को हम कर रहे हैं, जिस कार्य को हम सीख रहे हैं, उसमें सीखने की प्रक्रिया में बाधाएं तो आएंगी ही आएंगी। कुछ भी कार्य करने में, जो भी हम कार्य करते हैं, चाहे जो भी कार्य हम सीखते हैं, कुछ ना कुछ उसमें बाधाएं आती हैं। लेकिन हमें उपयुक्त व्यवहार से उस बाधा को, जिस टाइम जो बाधा आई, उस बाधा को, उपयुक्त बाधाओं को दूर करना है और अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। उन बाधाओं को दूर करने का लिए हमें भरपूर प्रयास करना है, और तो हम तभी हमें अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तीसरा है अनुक्रिया। उद्देश्य तक पहुंचने के लिए मतलब अनुक्रिया करना। उस उद्देश्य तक पहुंचने के लिए, जो हमारा उद्देश्य है वहां तक पहुंचने के लिए हमें कार्य करना है। अब है पुनर्बलम। पुनर्बलन होता है कि अध्यापक के आदेश से या स्वयं की इच्छा से या सामाजिक मर्यादा से किया गया कार्य क्या है, पुनर्बलन है। मतलब कहने का मतलब ये है, यहाँ पे तो ये दिया एक उदाहरण के तौर पे मैंने दिया हुआ है। ये कहने का मतलब है कि जो कार्य हम कर रहे हैं, जो कार्य मतलब या हमें खुद की इच्छा होगी तो हम वो कार्य करेंगे, या हमने स्कूल में टीचर ने जो बोला कि इतना इतना काम करना है तो उसके हिसाब से किया। यह सामाजिक मर्यादा मतलब समाज में रहने के लिए हम कुछ कार्य कर रहे हैं, समाज में रहने कुछ कार्य करने का कुछ ना कुछ पीछे उसका क्या होता है, एक लक्ष्य होता है। तो इस वजह से हम उस कार्य को कर रहे हैं। तो मेन अगर पूछा जाएगा कि अधिगम के सोपान हैं और इसमें से 4 दिए होंगे और एक अलग सा दिया होगा, तो मतलब नहीं है, अगर नहीं है पूछा होगा तो अभिप्रेरणा, उद्देश्य और अनुक्रिया दिया होगा, और उसके बाद कुछ और दिया होगा तो वो नहीं है। तो आंसर वही सही करेगा जो इनको ये पता होगा। तो ये मुख्य जो मेन हेडिंग है जो मैंने लिखी हुई है, इनको नोट कर लेना या फिर स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। तो अभिप्रेरणा के सोपान है 6, अधिगम के सोपान है 6। पहला हो गया अभिप्रेरणा, दूसरा हो गया उद्देश्य, तीसरा हो गया बाधा, चौथा हो गया अनुक्रियाएं और 5वां होगा पुनर्बलन। अब 6वां हो जाएगा क्या, एकीकरण और सामान्यीकरण। अब हम किसी चीज़ का सामान्यीकरण या एकीकरण कैसे करेंगे, नवीन ज्ञान को, जो नया ज्ञान है उसको पूर्व ज्ञान से जोड़ करके सीखी गई क्रिया, नए ज्ञान को, अब कहते हैं ना, नए चैप्टर को पुराने चैप्टर से जोड़ करके जो सीखा है, नवीन ज्ञान को जो पुराने ज्ञान, पिछला जो हमने सीखा उससे जोड़ करके जो हमने नया ज्ञान सीखा, उसको कहते हैं समन्वय करना या सामान्यीकरण करना। अब ये हो गए 6 सोपान हमारे हो गए हैं। अब आई होप कि आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे जब थॉर्नडाइक के सोपान आएंगे, थॉर्नडाइक के सिद्धांत में इसके सोपान आएंगे। अब अगला है अधिगम के सिद्धांत। अधिगम के कौन कौन से सिद्धांत हैं। अब अधिगम पे बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने अपने सिद्धांत दिए हैं, पर मुख्य इसमें से हैं 2। एक होता है व्यवहारवाद का सिद्धांत, ये पूछा जाता है अक्सर, व्यवहारवाद या संज्ञानवाद। संज्ञानवाद को गेस्टाल्टवाद भी कहते हैं। एक हो गया, अधिगम के 2 प्रकार के सिद्धांत हैं अधिगम पे, एक व्यवहारवाद हो गया, दूसरा संज्ञानवाद हो गया। संज्ञानवाद को ही गेस्टाल्टवाद भी कहा जाता है। कहीं पर अगर संज्ञानवाद की जगह गेस्टाल्टवाद आया होगा तो वहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना है, संज्ञानवाद को ही गेस्टाल्टवाद भी कहा जाता है। अब व्यवहार में वाद में मुख्य आते हैं थॉर्नडाइक हो गया, पावलोव हो गया, स्किनर हो गया और C.L. हल हो गया। और भी है, अनेक मनोवैज्ञानिकों ने अपने मत दिए हुए हैं, पर जो मुख्य जो हम इसमें पढ़ेंगे, इसमें से ये 4 ही जो अधिकतर, मैंने आपको बताया कि मैं उन्हीं को पढ़ाऊँगी जो
अधिकतर परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अगला इसमें हो जाएगा संज्ञानवाद में वर्दिमर हो गया, कोल्हर हो गया, कोप्फा हो गया, लेविन, गेने और जीन पियाजे, ये हो गए संज्ञानवाद में। अब व्यवहारवाद और संज्ञानवाद भी दो भागों में बटे हुए हैं। एक व्यवहारवाद में हो गया, एक जिन्होंने अपनी परिभाषाएं दी हैं, जिन्होंने अपने विचार दिए हैं। एक तो पुनर्बलन पे हो गया और दूसरा हो गया अपुनर्बलन पे। व्यवहारवाद को उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत भी व्यवहारवाद, जो जितने भी व्यवहारवादी हुए हैं उनका जो सिद्धांत है वो उसको कहा जाता है उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। अब उद्दीपन अनुक्रिया के सिद्धांत पे एक तो दिया है पुनर्बलन का सिद्धांत और दूसरा है अपुनर्बलन का सिद्धांत। पुनर्बलन के सिद्धांत में आता है थॉर्नडाइक का सिद्धांत, स्किनर का, पावलोव का, हल का और मिलर का। थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव, हल और मिलर। और अपुनर्बलन के सिद्धांत में आता है गुथरी का और वाटसन का। दोस्तों, ये जो नाम दिए गए हैं मनोवैज्ञानिकों के, उनके नाम अच्छे से याद रखने हैं। स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो और या तो पेन और कॉपी लेकर के इसको नोट कर देना, क्योंकि आजकल पेपरों में अधिकतर अगर इसके 10 क्वेश्चन आएंगे तो 10 में से 5 केवल मनोवैज्ञानिक के नाम ही दिए होंगे। तो इस प्रकार से आपको नाम जरूर याद रखने हैं। अगला है संज्ञानवाद और गेस्टाल्टवाद। इसको कहते हैं उद्दीपन का सिद्धांत भी इसको बोला जाता है। जो संज्ञानवाद का सिद्धांत है उसको उद्दीपन का सिद्धांत भी बोला जाता है। अब उद्दीपन सिद्धांत के भी दो भाग हैं। एक है क्लासिकल संज्ञानवाद, जो पिछला है, मतलब जो पिछला संज्ञानवाद है जिसको पुराना भी कहते हैं क्लासिकल संज्ञानवाद, और दूसरा आधुनिक संज्ञानवाद। एक क्लासिकल हो गया और एक आधुनिक हो गया। क्लासिकल संज्ञानवाद में है वर्दिमर, मुख्यतः वर्दिमर है, दूसरे हैं कोल्हर है और तीसरे हैं कोप्फा, पियाजे और टोलमैन। और इसमें मुख्य आते हैं आधुनिक संज्ञानवाद में बंदूरा हो गया, ब्रूनर हो गया, बोस हो गया और उसेबुल हो गया। ये हो गए आधुनिक संज्ञानवाद में। और क्लासिकल संज्ञानवाद, अब आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अगला है, अब हम आएंगे एक एक करके जितने भी ये मनोवैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने इसमें अपनी अनुभव से अपनी परिभाषाएं दी हैं या अपने विचार रखे हैं। तो उसमें से हम सबसे पहले पढ़ाएंगे थॉर्नडाइक को। थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है, मुख्यतः थॉर्नडाइक ही अधिकांश परीक्षाओं में और भी पूछे जाते हैं, पर ज़्यादातर मैंने ये देखा कि सीटेट के पेपरों में भी, सीटेट का इस टाइम मेरे पास पेपर है नहीं, शायद मैंने पढ़ा था कहीं 2-3 सीटेट के पेपरों में भी थॉर्नडाइक का एक क्वेश्चन जरूर पूछा गया था। तो इसके सिद्धांत को कहते हैं उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत भी बोलते हैं, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी बोलते हैं, प्रयास एवं भूल का सिद्धांत भी बोलते हैं। इसी सिद्धांत के इतने नाम दिए गए हैं, तो कोई भी नाम आ सकता है, तो वहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होना है, सारे याद रखने, तो तभी आपको समझ में आएगा कि ये केवल थॉर्नडाइक का ही सिद्धांत है। अगर दिया होगा SR बॉन्ड थ्योरी किसकी है, तो उस टाइम आप को तो केवल उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत नाम याद था, तो आप SR बॉन्ड थ्योरी सुन करके सोचेंगे पत्नी किसका है। तो ये इसी का नाम है उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, जो थॉर्नडाइक ने दिया है। उसी को कहते हैं अधिगम का बंध सिद्धांत भी इसको कहते हैं, संबंधवाद का सिद्धांत भी कहते हैं, आवर्ती बार बार दोहराना क्रिया को। अब किस प्रकार से आप इनको याद रखोगे, आगे जो हम इसके सिद्धांत को पढ़ेंगे तो उस टाइम आपको आ जाएगा कि उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत क्या है। प्रयास एवं त्रुटि, मतलब पहले प्रयास से भूल तो होती है और फिर उसमें सुधार हो जाता है। प्रयास और भूल, प्रयास करने पर भूल तो होती है, गलतियां तो होती हैं, लेकिन धीरे धीरे उन गलतियों में क्या हो जाता है, गलतियां सुधार जाती हैं। आवर्ती बार बार उस चीज़ को दोहराने से ही
चीज़ें सीखी जा सकती हैं। संबंधवाद का सिद्धांत, एक चीज़ का दूसरे से संबंध होता है, अधिगम का बंध सिद्धांत भी इसको कहते हैं। और SR बॉन्ड थ्योरी मेन, इसको याद रखना क्योंकि आगे जो सिद्धांत आएंगे उसमें भी इस प्रकार के कुछ ना कुछ दिया होगा मिलता जुलता, तो फिर वहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये इसको चीज़ को याद रखना। SR बॉन्ड थ्योरी भी इसी का है, किसका? थॉर्नडाइक का। अब जो इसने सिद्धांत दिया है इसमें कई, अब एक पता नहीं कौन से, अब मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि कहाँ पूछा गया था कि इसके प्रमुख नियम कितने हैं। प्रमुख नियम 3 हैं। थॉर्नडाइक ने जो अपना सिद्धांत दिया है उसमें मुख्य 3 नियम आते हैं। एक होता है तत्परता का नियम, दूसरा होता है अभ्यास का नियम और तीसरा होता है प्रभाव का नियम। और इसमें से एक और दिया गया था और उसमें पूछा गया था कि इसमें से थॉर्नडाइक का प्रमुख नियमों में ये नियम नहीं है। तो नहीं का नहीं उसी को आएगा जिसको है का पता होगा। है जब पता है कि तत्परता, अभ्यास और प्रभाव का नियम, ऐसे हमने रखना है। तत्परता, अभ्यास और प्रभाव का नियम थॉर्नडाइक के हैं और इन तीनों में से अगर कोई अलग शब्द दिया होगा तो वो इसका नहीं है। 3 इसने प्रमुख नियम दिए हैं और 5 गौण नियम दिए हैं। थॉर्नडाइक के प्रमुख नियमों में 3 आता है और 5 गौण नियमों में आता है। और इसके जो थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है, इनको 7 नामों से इस सिद्धांत को बोला जाता है। अच्छे से याद रखना है। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी इसी को कहते हैं, प्रयास एवं भूल का सिद्धांत भी इसी को कहते हैं, आवर्ती का सिद्धांत भी इसी को कहते हैं, संबंधवाद का सिद्धांत भी इसी को कहते हैं, अधिगम का बंध सिद्धांत और SR बॉन्ड थ्योरी भी इसी को कहते हैं। अब है गौण नियम है 5। पहले मैं मुख्य जो बिंदु है उसको पढ़ा रही हूँ और फिर उसके बाद इसको विस्तार से समझाऊंगी कि क्या था थॉर्नडाइक का सिद्धांत। अब गौण सिद्धांत है, गौण नियम है। इसके मैंने मुख्य नियम बता दिए। तत्परता का हो गया, प्रभाव का हो गया और अभ्यास का हो गया। तत्परता, अभ्यास एवं प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। अब नियम को मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी। अब गौण नियम में आता है बहुप्रतिक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, बहुप्रतिक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम। मनोवृत्ति मानी अभिवृत्ति भी जिसको बोलते हैं, दृष्टिकोण भी जिसको बोलते हैं, आंशिक क्रिया का नियम, आत्मीकरण का नियम, सहचर्य परिवर्तन भी इसको बोलते हैं। कहीं आत्मीकरण लिखा होगा और कहीं सहचर्य परिवर्तन लिखा होगा, और संबंधित परिवर्तन का नियम। 5 हो गए गौण और 3 हो गए मुख्य। तो ये पूछा जाता है कई बारी। मैंने मुख्य जो नियम थे वो तो पढ़े भी थे कहीं। तो अगला ये देख लो। और इसके जो थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है, इसके तो 3 तो नियम मुख्य आए और 5 गौण नियम आए जो मैंने आपको बता दिए हैं। पहले जो मेन हेडलाइन हैं इनको नोट कर देना या तो इनका स्क्रीनशॉट ले लेना। फिर मैं आपको इसका जो सिद्धांत है इसको विस्तार से समझाऊंगी। अगला हो गया सिद्धांत के सूत्र। जो इसने सिद्धांत दिया है, जो शिक्षण सूत्र हैं हमारे, जो शिक्षण सूत्र हैं उनमें से कौन कौन से सूत्र इसके नियम में निकल के आए। तो 3 मुख्य सूत्र इनके नियम में, जो इनका सिद्धांत था, थॉर्नडाइक का सिद्धांत था, इसमें से जो शिक्षण सूत्र थे, शिक्षण सूत्र आगे जाके पढ़ाएंगे फिर उससे आपको पता लग जाएगा। शिक्षण सूत्र में 3 सूत्र इसके सिद्धांत में आए हैं। पहला है सरल से कठिन की ओर, कि इंसान पहले बच्चे को सरल काम देना चाहिए और फिर धीरे धीरे सरल जब आएगा फिर उसको बड़ा करके फिर आगे उसको कठिन, जैसे छोटी कक्षाओं में होता है ना, पहले छोटा काम होता है फिर सिलेबस बढ़ जाता है, धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। उसी प्रकार ज्ञान से अज्ञान की ओर, पहले प्रत्यक्ष चीज़ों को दिखा करके और फिर अप्रत्यक्ष तक पहुंचना है। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष, ज्ञात से अज्ञात की ओर और आगमन विधि पे इसका सिद्धांत, थॉर्नडाइक का सिद्धांत। पहले जो मैंने मुख्य हेडलाइंस हैं वो उनको दिया हुआ है, तो इस प्रकार से आप भी देख लेना। सरल से कठिन की ओर 3 शिक्षण सूत्रों पर आधारित हुआ जो थॉर्नडाइक का सिद्धांत था। ज्ञान से अज्ञात की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर और यो आगमन विधि पर आधारित है। और मुख्य जो आप बार बार सुन रहे होंगे, उद्दीपन का अर्थ होता है लक्ष्य, जिस लक्ष्य तक हमें पहुंचना है। अनुक्रिया होती है उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हम जो कार्य करते हैं। और उद्दीपक का मतलब होता है कि जो चीज़ रखी हुई है जहाँ पे हमने पहुंचना है, जैसे बिल्ली को भोजन तक पहुंचना था तो वो भोजन क्या था, उसका उद्दीपक था। अब अगला है
थॉर्नडाइक के सिद्धांत, अब मैंने अभी आपको अब पहले बता दिया था कि अधिगम के सिद्धांत 6 मैंने बता दिया था। अधिगम के सिद्धांत कौन कौन से हैं, तो अधिगम के सिद्धांतों को मैंने बताया था कि उनको अच्छे से समझाऊंगी मैं जब थॉर्नडाइक के सिद्धांत आएंगे। अब आ जाते हैं अधिगम के सिद्धांत पे। तो मुख्य तो अधिगम के 6 सिद्धांत मैंने आपको अभी बताए थे कि अभिप्रेरणा हो गया, उद्देश्य हो गया, बाधा हो गया, अनुक्रिया हो गया, पुनर्बलन हो गया और एकीकरण और सामान्यीकरण हो गया। अब प्रेरणा, हर कार्य मनुष्य किसी न किसी प्रेरणा से करता है। उद्देश्य, किसी कार्य को सीखने का कोई न कोई उद्देश्य होता है। बाधा, उस कार्य को करने में कुछ बाधा आती है और हमें उपयुक्त सूझबूझ के साथ उस बाधा को दूर करना है। अनुक्रियाएं, उद्देश्य तक पहुंचने के लिए हम जो कार्य करते हैं, जो अनुक्रिया करते हैं, वो हो गया अनुक्रिया। और पुनर्बलन मतलब जो हमें उस कार्य से जो हमें सफलता मिलती है। और एकीकरण, पुराने काम को नए कार्य को पुराने कार्य से जोड़ करके और फिर सीखना, उसको कहते हैं सामान्यीकरण। अब देखो कैसे थॉर्नडाइक के सिद्धांत में ये सोपान आए। अब पहला था अभिप्रेरणा। हर कार्य मनुष्य किसी न किसी प्रेरणा से करता है। अब देखो बिल्ली का बाहर आने का प्रयास, अब इसको पहले अच्छे से समझ जाते हैं कि किस प्रकार से बिल्ली कहाँ से कैसे बाहर आई। थॉर्नडाइक महोदय थॉर्नडाइक ने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था उन्होंने 1898 में। थॉर्नडाइक ने 1898 में क्या किया था, इसने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था इन्होंने 1898 में किया था थॉर्नडाइक ने। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था 1898 में। अपने पीएचडी शोध प्रबंध जिसका शीर्षक था, वो पीएचडी कर रहे थे। अपने शोध के दौरान उन्होंने एनिमल इंटेलिजेंस पर किया था शोध। उन्होंने अपना जो पीएचडी में जो शोध था उनका, जो उन्होंने रिसर्च किया था, वो एनिमल इंटेलिजेंस मतलब एनिमल को कैसे उस योग या किसी को कि एनिमल को मतलब एक प्रकार से कैसे सिखाया जा सकता है, कैसे उनको सिखाया जा सकता है, इस पर उन्होंने शोध किया था। अब इस शोध पर उन्होंने, वो प्रथम अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने पशुओं पर प्रयोग किया था। कहते हैं वो प्रथम अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे थॉर्नडाइक, जिन्होंने पशुओं पर क्या किया था, प्रयोग किया था। यह सिद्धांत थॉर्नडाइक द्वारा जो पशुओं पर किया गया था वो 1913 ईस्वी में दिया गया। मतलब शोध तो उन्होंने किया था, आपका प्रतिपादन तो किया था उन्होंने 1898 में, लेकिन जो सिद्धांत उन्होंने दिया वो 1913 में दिया। थॉर्नडाइक ने अपनी पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान में इस सिद्धांत का वर्णन किया है। थॉर्नडाइक ने अपनी पुस्तक, जो उनकी पुस्तक है शिक्षा मनोविज्ञान पर उन्होंने क्या किया, इस सिद्धांत में इसका वर्णन किया। थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग एक भूखी बिल्ली पे किया था। थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग एक भूखी बिल्ली पे किया था। कैसे किया, उन्होंने भूखी बिल्ली को एक बॉक्स में क्या कर दिया, भूखी बिल्ली को एक पिंजरे में बंद कर दिया। एक बॉक्स लिया, एक बक्सा लिया, और जैसे बक्सा ऐसे होता है ना कि बक्सा पूरी तरह बंद न था, मतलब वो उस पे जाली लगी हुई थी कि अंदर से बाहर दिख रहा था, बक्से से अंदर से दिख रहा था, बाहर क्या है। उन्होंने एक भूखी बिल्ली को इस बॉक्स में बंद कर दिया। तो बंद करने के बाद उन्होंने उसको बाहर से एक लॉक लगा दिया और उस लॉक को ऐसे फिट किया कि वो अंदर से अगर उसको दबाया जाए तो बाहर से उसकी कुंडी वो लॉक खुल जाता था। इस प्रकार से उन्होंने एक पिंजरा एक बॉक्स बनाया कि बॉक्स में बिल्ली को अंदर कर दिया, लेकिन बॉक्स बाहर से उसको क्या कर दिया, लॉक कर दिया। लॉक ऐसा था कि उसका अंदर कुछ ऐसा सिस्टम बनाया कि उस अंदर कोई चीज़ अगर उसको दब जाए तो वहाँ से क्या हो जाता था, लॉक खुल जाता था। पिंजरे के अंदर बिल्ली ने भोजन को देखकर पहली बार, अब बाहर उन्होंने उस पिंजरे के बाहर उन्होंने एक मछली को रख दिया।
अब बिल्ली तो पिंजड़े के अंदर थी, मछली बाहर थी। अब बिल्ली भूखी थी तो वो बार बार क्या कर रही थी, उन्होंने एक लीवर अंदर, मतलब मैंने बताया उस लॉक को खोलने के लिए एक लीवर अंदर रख दिया, एक हिस्सा उसका अंदर रख दिया कि जैसे उस लीवर में प्रेशर पड़ेगा, दबाव पड़ेगा तो वो क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। इस प्रकार से उन्होंने बॉक्स को तैयार किया। तो बिल्ली बार बार मछली को देखती रही और उसकी बाहर आने की लालसा बढ़ती गई। मतलब जब हमें कोई चीज़ को किसी चीज़ को पकड़ने के लिए, मतलब किसी चीज़ को पाने के लिए किस जिज्ञासा बढ़ जाए, किसी चीज़ को हमें ऐसा लगे कि बस हमें मिलनी ही चाहिए ये चीज़, तो तब क्या करते हैं, हम उस चीज़ को पाने के लिए क्या करते हैं, ऐसा प्रयास करते हैं कि पूरा जोर अपना उस पर लगा लेते हैं। ऐसे ही बिल्ली ने किया। बिल्ली ने इधर उधर, अब उसको मछली तो दिख रही थी, वो बाहर आ नहीं पा रही थी। अब वो उसने क्या क्या कर लिया कि बार बार इधर उधर उछल कूद करती रही। और इस एक समय ऐसा आया कि बिल्ली का पाँव उस लीवर में पड़ गया। बिल्ली का पाँव जैसे ही लीवर में पड़ा, तुरंत ही बॉक्स की कुंडी खुल गई और बॉक्स खुल गया, बिल्ली बाहर आ गई और बिल्ली ने तुरंत ही उस मछली को खा लिया। अब दूसरी बार उन्होंने क्या किया, उसने उछल कूद की जो, तो उससे उसका लीवर में पाँव पड़ा और बॉक्स खुला और बिल्ली बाहर आ गई। दूसरी बार थॉर्नडाइक ने बिल्ली को फिर वैसे ही अंदर रखा, बाहर मछली को रखा। अब बिल्ली समझ गई कि, मतलब पहले तो वो पूरे बॉक्स में घूमती रही, वो तो अचानक पड़ा। अब दूसरी बार बिल्ली समझ गई कि मुझे किस एरिया में मतलब कार्य करना है, कोशिश करनी है बाहर निकलने के लिए। अब बिल्ली उसी एरिया में उछल कूद करती रही और उसका पाँव फिर पंजे उस पे लीवर पे पड़ा और बॉक्स खोला, बिल्ली बाहर आ गई। अब तीसरी बार बिल्ली क्या होगी, तीसरी बार जब थॉर्नडाइक ने बिल्ली को अंदर रखा तो बिल्ली ने तुरंत ही अपना पाँव उस लीवर पे, अब बिल्ली समझ गई कि इस लीवर को दबाने से ही बॉक्स खुलेगा। अब तीसरी बार बिल्ली ने उसमें पाँव रखा और तुरंत ही बाहर आ गई। अब मतलब उसका ज्ञान बार बार अभ्यास से, एक बार गलती हुई, दूसरी बार गलती हुई, तीसरी बार गलती हुई, लेकिन बार बार वही चीज़ दोहराने से अब उसके ज्ञान में क्या आ गई, स्थिरता आ गई। अब वो समझ गई कि मुझे बाहर यहाँ से कैसे निकलना है। तो इसी को कहते हैं अभ्यास, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। मतलब प्रयास करने में गलतियां तो होंगी, लेकिन बार बार एक बार पहली बार में अगर 4 गलती होगी, दूसरी बार 3 होंगी, फिर 2 होंगे, फिर 1 होगी और एक समय ऐसा आएगा कि कोई भी गलती ना होगी। इसी प्रकार उन्होंने छोटे बच्चों को सिखाने के लिए बोला है कि पहले गलतियां तो उनको सीखने में होंगी। जब भी हम कोई नया कार्य करेंगे तो सीखने में गलतियां होंगी, लेकिन जब बार बार दोहराएंगे, हम उस चीज़ को बार बार दोहराएंगे तो वो गलतियां फिर बाद में नहीं होंगी और ज्ञान हमारा उससे सीखा जो ज्ञान है, जो प्रत्यक्ष सीखा हुआ ज्ञान है, गलतियों से सीखा हुआ ज्ञान है, वो हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा और फिर हम उसको कभी भी भूल नहीं पाएंगे। इसको बोलते हैं आवर्ती उसी को बोलते हैं। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत भी उसी को बोलते हैं। एसआर बॉन्ड थ्योरी भी और संबंधवाद का सिद्धांत भी इसी प्रकार से। अब देखो, ये है अभिप्रेरणा। बिल्ली बाहर आने का प्रयास कर रही थी उस मछली को पकड़ने के लिए, उस मछली को पाने के लिए बिल्ली उससे क्या आना चाहती थी, बाहर आना चाहती थी। अगला था थॉर्नडाइक के सिद्धांत के सोपान और अधिगम के सोपान में। अब देखो, जैसे सामान्यीकरण कर रहे हैं, उसको मिला रहे हैं, तो किस प्रकार से है, तो अभिप्रेरणा मतलब मैंने बताया कि अभिप्रेरणा हर कार्य को करने के लिए कुछ ना कुछ प्रेरणा चाहिए कि क्यों हम उस कार्य को कर रहे हैं। तो बिल्ली को बाहर आने का प्रयास कर रही थी, किस लिए, उस मछली को पकड़ने के लिए। उद्देश्य था उसका मछली खा करके अपनी भूख मिटाना। किसी कार्य को सीखने का कोई ना कोई उद्देश्य होता है, तो वो सीख रही थी, वो बाहर आना का बहुत प्रयास कर रही थी, सीख रही थी बाहर आना। किस लिए, उद्देश्य क्या था, उस मछली को खा करके अपनी भूख मिटाना। अब बाधा, अब देखो तीसरा उद्देश्य था अधिगम के सोपान में, तीसरा था बाधा। तो इसमें थॉर्नडाइक के सोपान में बाधा क्या आई थी कि वो चिटकनी खुल नहीं रही थी, वो बॉक्स खुल नहीं रहा था, उसमें बाधा आ रही थी। लेकिन बार बार जब बिल्ली इधर उधर उछल कूद करती रही, उपयुक्त व्यवहार से उसने क्या किया, उन बाधाओं पे
नियंत्रण पा लिया और उन बाधाओं को पार करके वो बाहर आ गई। अब उन अनुक्रिया, उसने अनुक्रिया क्या की, क्या कार्य किया उस अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए? बार बार, मतलब वो एक जगह बैठी नहीं कि अब हो गया रहने दो, कौन करे जाए, अब वो तो खुल ही नहीं रहा है, मैं अंदर फंस गई हूँ, अब रहने दो, एक जगह पे सो गई। वो सोई नहीं, बल्कि वो उसकी तत्परता बढ़ती गई। मतलब जब हम किसी चीज़ को पाने के लिए बिल्कुल तत्पर होंगे तो उसकी तत्परता बढ़ती गई तो वो उछल कूद करती ही गई, वो सोई नहीं, हारी नहीं, मतलब लगी रही उस पर और बार बार उछल कूद करती गई। तो उसकी क्या होगी? अनुक्रिया हो गई। अगला हो जाएगा पुनर्बलन। अब पुनर्बलन उसे कैसे मिला? मैंने बोला ना, किसी की आज्ञा से, या शिक्षक ने बोला कि वहाँ तक ये काम पूरा कर लेना, ये प्रोजेक्ट बना के आना, तो हम उसके पीछे लगे रहेंगे उस प्रोजेक्ट को बनाने में। या हमें खुद ये हुआ कि हमने इतना पढ़ना है आज, तो हम उसको पढ़ने पे लगे रहेंगे। लेकिन यहाँ पे पुनर्बलन था उसका कि बॉक्स को खोलना। तो उसने अथक प्रयास से बॉक्स को क्या कर दिया? खोल दिया। अचानक चुटकी खुल गई, सफलता उसको मिल गई और बिल्ली बाहर आकर के उसने मछली को खा लिया। अब एकीकरण कैसे हुआ? सामान्यीकरण, एकीकरण कैसे हुआ? मैंने बताया ना कि दूसरे प्रयास में उसको थोड़ा सा प्रयास और करना पड़ा। दूसरे प्रयास में वो समझ गई। पहले तो वो बॉक्स के इधर उधर, बॉक्स के चारों तरफ घूमती गई तो वो खुल गई। अब दूसरे प्रयास में वो बॉक्स के उसी एरिया में घूमती रही कि जहाँ से बॉक्स खुला था, जहाँ से कुंडी खुली थी, उसी एरिया में घूमती रही। तीसरी बार में वो समझ गई कि बॉक्स कैसे खुलेगा, यहाँ पे पाँव रखना है और तो जा करके बॉक्स खुलेगा। दूसरी बार में थोड़ा प्रयास और तीसरी बार में तुरंत ही उसने कुंडी को, बॉक्स को खोल दिया और बाहर वो आ गई। उसको बोलते हैं एकीकरण या सामान्यीकरण। अब अगला हो जाएगा, लास्ट हो जाएगा स्थिरता। उसमें स्थिरता कैसे आई, ये अलग से थॉर्नडाइक ने अपनी तरफ से जोड़ा कि स्थिरता कैसे आ जाती है। फिर जो ज्ञान हम इस प्रकार से, जो ज्ञान हमें मिलता है अभ्यास से या भूल से, त्रुटि से, जो भी उन्होंने बोला हुआ है, तो उससे जो हमें ज्ञान मिलेगा उसमें फिर लास्ट में स्थिरता आ जाएगी। अंत में बिल्ली बिना कोई गलती करे हुए बॉक्स खोलना, अब उसके ज्ञान में क्या आ गई? स्थिरता आ गई। अंत में अब चौथी बार, अब तीसरी बार तो वो तुरंत आ गए, अब चौथी बार हम रखेंगे तो वो तो इधर उधर कहीं देखेगी भी नहीं, सीधे उसको दबाएगी और सीधे क्या आ जाएगी? बाहर आ जाएगी। अब उसको 2-3 दिन बाद भी अगर उस बॉक्स में रखेंगे तो वो तुरंत उस कुंडी को खोल करके बाहर आ जाएगी। मतलब उसके ज्ञान में क्या आ गई है? स्थिरता आ गई है। अब वो उसको भूलने वाली नहीं है कि यहाँ से बाहर जाने का रास्ता कौन सा है। जैसे चूहों को ही देखा होगा आपने कि कहीं अगर चूहा किसी कमरे में बंद हो जाए तो वो 1-2 बारी तो ढूंढेगा रास्ता, कहाँ से निकले। अगर जो रास्ता उसको मिल गया तो वो बार बार उसी रास्ते से अंदर बाहर करता रहेगा, उसी रास्ते से अंदर बाहर, फिर वो भूलेगा नहीं। फिर 1 महीना हो जाए पर वो उस रास्ते को भूलते नहीं हैं, तभी वो उसी जगह पे बार बार आते हैं और उसी रास्ते से आते हैं। मतलब एक प्रयास में गलती हुई, दूसरे प्रयास में थोड़ी गलती हुई और तीसरे प्रयास में जाके उनको आ गया और चौथे प्रयास में तो उनका ज्ञान क्या हो गया? स्थिर हो गया। अब वो समझ गए कि यही क्या है, अब ऐसा काम करने से हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। ये हो जाएगा थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत था। उन्होंने बिल्ली पे, देखो भूखी बिल्ली पे अपना प्रयोग किया था एनिमल इंटेलिजेंस अपनी पीएचडी शोध के दौरान। थॉर्नडाइक के सिद्धांत के सोपान और अधिगम के सोपान में अब देखो जैसे सामान्यीकरण कर रहे हैं, उसको मिला रहे हैं, तो किस प्रकार से है? तो अभिप्रेरणा, मतलब मैंने बताया कि अभिप्रेरणा हर कार्य को करने के लिए कुछ ना कुछ प्रेरणा चाहिए कि क्यों हम उस कार्य को कर रहे हैं। तो बिल्ली को बाहर आने का प्रयास कर रही थी, किस लिए? उस मछली को पकड़ने के लिए। उद्देश्य था उसका मछली खा करके अपनी भूख मिटाना। किसी कार्य को सीखने का कोई ना कोई उद्देश्य होता है, तो वो सीख रही थी, वो बाहर आना का बहुत प्रयास कर रही थी, सीख रही थी बाहर आना। किस लिए? उद्देश्य क्या था? उस मछली को खा करके अपनी भूख मिटाना। अब बाधा, अब देखो तीसरा उद्देश्य था अधिगम के सोपान में, तीसरा था बाधा। तो इसमें थॉर्नडाइक के सोपान में बाधा क्या आई थी कि वो चिटकनी खुल नहीं रही थी, वो बॉक्स खुल नहीं रहा था, उसमें बाधा आ रही थी। लेकिन बार बार जब बिल्ली इधर उधर उछल कूद करती रही, उपयुक्त व्यवहार से उसने क्या किया? उन बाधाओं पे
नियंत्रण पा लिया और उन बाधाओं को पार करके वो बाहर आ गई। अब उन अनुक्रिया, उसने अनुक्रिया क्या की, क्या कार्य किया उस अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए? बार बार, मतलब वो एक जगह बैठी नहीं कि अब हो गया रहने दो, कौन करे जाए, अब वो तो खुल ही नहीं रहा है, मैं अंदर फंस गई हूँ, अब रहने दो, एक जगह पे सो गई। वो सोई नहीं, बल्कि वो उसकी तत्परता बढ़ती गई। मतलब जब हम किसी चीज़ को पाने के लिए बिल्कुल तत्पर होंगे तो उसकी तत्परता बढ़ती गई तो वो उछल कूद करती ही गई, वो सोई नहीं, हारी नहीं, मतलब लगी रही उस पर और बार बार उछल कूद करती गई। तो उसकी क्या होगी? अनुक्रिया हो गई। अगला हो जाएगा पुनर्बलन। अब पुनर्बलन उसे कैसे मिला? मैंने बोला ना, किसी की आज्ञा से, या शिक्षक ने बोला कि वहाँ तक ये काम पूरा कर लेना, ये प्रोजेक्ट बना के आना, तो हम उसके पीछे लगे रहेंगे उस प्रोजेक्ट को बनाने में। या हमें खुद ये हुआ कि हमने इतना पढ़ना है आज, तो हम उसको पढ़ने पे लगे रहेंगे। लेकिन यहाँ पे पुनर्बलन था उसका कि बॉक्स को खोलना। तो उसने अथक प्रयास से बॉक्स को क्या कर दिया? खोल दिया। अचानक चुटकी खुल गई, सफलता उसको मिल गई और बिल्ली बाहर आकर के उसने मछली को खा लिया। अब एकीकरण कैसे हुआ? सामान्यीकरण, एकीकरण कैसे हुआ? मैंने बताया ना कि दूसरे प्रयास में उसको थोड़ा सा प्रयास और करना पड़ा। दूसरे प्रयास में वो समझ गई। पहले तो वो बॉक्स के इधर उधर, बॉक्स के चारों तरफ घूमती गई तो वो खुल गई। अब दूसरे प्रयास में वो बॉक्स के उसी एरिया में घूमती रही कि जहाँ से बॉक्स खुला था, जहाँ से कुंडी खुली थी, उसी एरिया में घूमती रही। तीसरी बार में वो समझ गई कि बॉक्स कैसे खुलेगा, यहाँ पे पाँव रखना है और तो जा करके बॉक्स खुलेगा। दूसरी बार में थोड़ा प्रयास और तीसरी बार में तुरंत ही उसने कुंडी को, बॉक्स को खोल दिया और बाहर वो आ गई। उसको बोलते हैं एकीकरण या सामान्यीकरण। अब अगला हो जाएगा, लास्ट हो जाएगा स्थिरता। उसमें स्थिरता कैसे आई, ये अलग से थॉर्नडाइक ने अपनी तरफ से जोड़ा कि स्थिरता कैसे आ जाती है। फिर जो ज्ञान हम इस प्रकार से, जो ज्ञान हमें मिलता है अभ्यास से या भूल से, त्रुटि से, जो भी उन्होंने बोला हुआ है, तो उससे जो हमें ज्ञान मिलेगा उसमें फिर लास्ट में स्थिरता आ जाएगी। अंत में बिल्ली बिना कोई गलती करे हुए बॉक्स खोलना, अब उसके ज्ञान में क्या आ गई? स्थिरता आ गई। अंत में अब चौथी बार, अब तीसरी बार तो वो तुरंत आ गए, अब चौथी बार हम रखेंगे तो वो तो इधर उधर कहीं देखेगी भी नहीं, सीधे उसको दबाएगी और सीधे क्या आ जाएगी? बाहर आ जाएगी। अब उसको 2-3 दिन बाद भी अगर उस बॉक्स में रखेंगे तो वो तुरंत उस कुंडी को खोल करके बाहर आ जाएगी। मतलब उसके ज्ञान में क्या आ गई है? स्थिरता आ गई है। अब वो उसको भूलने वाली नहीं है कि यहाँ से बाहर जाने का रास्ता कौन सा है। जैसे चूहों को ही देखा होगा आपने कि कहीं अगर चूहा किसी कमरे में बंद हो जाए तो वो 1-2 बारी तो ढूंढेगा रास्ता, कहाँ से निकले। अगर जो रास्ता उसको मिल गया तो वो बार बार उसी रास्ते से अंदर बाहर करता रहेगा, उसी रास्ते से अंदर बाहर, फिर वो भूलेगा नहीं। फिर 1 महीना हो जाए पर वो उस रास्ते को भूलते नहीं हैं, तभी वो उसी जगह पे बार बार आते हैं और उसी रास्ते से आते हैं। मतलब एक प्रयास में गलती हुई, दूसरे प्रयास में थोड़ी गलती हुई और तीसरे प्रयास में जाके उनको आ गया और चौथे प्रयास में तो उनका ज्ञान क्या हो गया? स्थिर हो गया। अब वो समझ गए कि यही क्या है, अब ऐसा काम करने से हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। ये हो जाएगा थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत था। उन्होंने बिल्ली पे, देखो भूखी बिल्ली पे अपना प्रयोग किया था एनिमल इंटेलिजेंस अपनी पीएचडी शोध के दौरान। अब स्थिरता तक मैंने आपको बता दिया है कि अंत में बिल्ली क्या है, कोई गलती करे बिना बॉक्स खोलना सीख जाती है। इसका मतलब बार बार अभ्यास से कोई गलती करे बिना हम उस ज्ञान को सीख जाते हैं और जब वो ज्ञान क्या हो जाता है? अस्थायी हो जाता है। अब है थॉर्नडाइक के सिद्धांत की उपयोगिता। क्या है इसकी उपयोगिता? तो नए कौशलों का विकास होता है। नए कौशल जो थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है उस पे आधारित अगर काम किया जाए, उसके हिसाब से अगर हम बच्चों को सिखाएं तो नए कौशलों का विकास होगा। करके सीखना मतलब ज्ञान अस्थायी होता है। करके सीखने से ज्ञान अस्थायी होता है।
प्रत्यक्ष हम कोई चीज़ को करके सीखेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, हमारी समझ में जल्दी आ जाएगा। अगला है अभ्यास द्वारा सीखना। बार बार रिपीट जब हम अभ्यास करेंगे, बार बार उसी चीज़ को करेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। बच्चों को बार बार हम उसी काम को कराएंगे तो उनको अच्छे से समझ आ जाएगा और उनका ज्ञान क्या हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा, फिर वो उसको भूल नहीं पाएंगे। मंद बुद्धि सबसे ज़्यादा लाभकारी जो ये सिद्धांत है इनका, जो इनके नियम सिद्धांत हैं वो सबसे ज़्यादा लाभकारी हैं मंद बुद्धि बालकों के लिए। आपने देखा होगा जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं, मंद बुद्धि बालक, जो चाहे क्लास में भी जो मंद बुद्धि बालक होते हैं, उनको बार बार उस काम अगर उनकी समझ में नहीं आता है तो उसी चीज़ को बार बार उनसे कराया जाए या पढ़ाया जाए या प्रत्यक्ष कराया जाए, प्रोजेक्ट के जरिए उनको बताया जाए, या उदाहरण जो प्रत्यक्ष जो उदाहरण है उनसे उनको सिखाया जाए तो उनका ज्ञान क्या हो जाएगा, अस्थायी, उनकी समझ में आ जाएगा। तो ये मेन जो इनका जो सिद्धांत है थॉर्नडाइक का, ये मंद बुद्धि बालकों के लिए ये क्वेश्चन कई बारी आता है कि कौन से बालकों के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक, ये मंद बुद्धि बालकों के लिए सबसे ज़्यादा, कौन से बालकों के लिए सबसे लाभकारी है, तो ये मंद बुद्धि बालकों के लिए सबसे ज़्यादा लाभकारी है। बार बार अभ्यास से स्मृति ज्ञान का विकास होता है। बार बार अभ्यास से स्मृति मतलब याद अच्छे से रह जाता है, हमारे दिमाग में अच्छे से बैठ जाता है और फिर वो ज्ञान क्या हो जाता है, अस्थायी हो जाता है। प्रत्यक्ष ये जो इनका सिद्धांत है थॉर्नडाइक का, ये प्रत्यक्ष सीखने को संचालित करता है। अगला है गलतियों से अनुभव पर बल दिया गया है। इस सिद्धांत से गलतियों से अनुभव मतलब शुरू में गलतियां होंगी और धीरे धीरे हम उसका क्या हो जाएगा, अभ्यास हो जाएगा, अनुभव हो जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि गलतियां होंगी नहीं। और ये सिद्धांत अभिप्रेरणा पर सबसे अधिक बल देता है। जब हम किसी चीज़ से प्रेरित होते हैं कि जब हमें कोई चीज़ करना ही है, हमने एक उद्देश्य, एक लक्ष्य बना दिया है कि हमने ये काम करना है, तो वो काम करने की जो तत्परता है उससे व्यक्ति जल्दी सीख जाता है। कार्य की तत्परता जल्दी सिखा देती है। जब हम किसी कार्य को करने के लिए बहुत ज़्यादा तत्पर हों कि हमें चाहे कुछ हो जाए, हमें आना ही चाहिए, तो वो कार्य हमें जल्दी वो सीख जाते हैं। बार बार अभ्यास से जो ये इन्होंने 3 नियम बताए हैं, तत्परता का, अभ्यास का और प्रभाव का नियम, तो यही है तत्परता के नियम में कार्य की तत्परता से व्यक्ति जल्दी सीखता है। बार बार अभ्यास से ज्ञान क्या हो जाता है, अस्थायी हो जाते हैं और बार बार हम किसी चीज़ को सीखेंगे तो उससे ज्ञान अस्थायी हो जाएगा। और अगला है प्रभाव का, किसी के प्रभाव में, यानी अगर हमें कोई कार्य करने से, जब हम कोई कार्य करते हैं उससे हमें संतोष मिलता है या हमें उससे कोई लालच है कि हम ये कार्य करेंगे तो हमें पुरस्कार मिलेगा, या हमें कोई कार्य ऐसे भी होते हैं कि इसमें से हमें इतने पैसे मिलेंगे, तो और एक बारी करके हम सफल हो गए और हमें वो पुरस्कार मिल गया, वो पैसे मिल गए, तो हमारी इच्छा उस कार्य को दोबारा करने के लिए, उसकी इच्छा और बढ़ जाती है और फिर पुनर्बलन मिला और हम पुनः उस कार्य करने के लिए क्या हो जाते हैं, तत्पर हो जाते हैं और जोश के साथ उस कार्य को करते हैं। तो उससे बार बार हम क्या करना, बार बार करने से हम उसको अच्छे से सीख जाते हैं। अब जो मैंने इनके गौण नियम बताए हैं थॉर्नडाइक के, उनको भी एक बारी मैं अच्छे से आपको समझा लेती हूँ किस प्रकार से गौण नियम थे। बहु प्रतिक्रिया का नियम पहला था, बहु प्रतिक्रिया का नियम। बहु प्रतिक्रिया मतलब कोई नया कार्य सीखने के लिए अनेक क्रियाएं करनी पड़ती हैं। जब हम कोई नया कार्य सीखते हैं तो जब बच्चा स्कूल में जाता है, आप स्कूल ही का ले लो उदाहरण, जब बच्चा स्कूल में जाता है तो सीधे उसको ऐसे थोड़ी नहीं कि सीधे बोल देते हैं कि ABCD लिख ले। अब आजकल देखो, पहले बच्चों को पेन पकड़ना सिखाएंगे, पहले उठना बैठना सिखाएंगे कि स्कूल में बच्चा टिक जाए, फिर उसके बाद उसको उठना बैठना आ गया तो वो उसके माहौल में उसका मन लग गया तो उसको फिर पेन पकड़ना सिखाएंगे। फिर पेन पकड़ने के बाद लाइनें कैसे बनाते हैं, लाइन सिखाएंगे, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, जो भी लाइन सिखाएंगे। फिर उसके बाद जो सरल जो है, जैसे A सिखा दिया, फिर सीधे B पे नहीं आएंगे, E सिखा दिया, F सिखा दिया, उसको आसान चीज़ें सिखा लेते हैं। फिर उसके बाद सरल से कठिन की ओर हम उसको उस तरफ जाते हैं। तो बहुत सी कोई चीज़, नया कार्य सीखने के लिए, जब हम कोई भी नया कार्य सीखते हैं तो शुरू में बहुत सी इसके लिए हमें अनेक क्रियाएं करनी पड़ती हैं और अंत में सही प्रतिक्रिया तक हम पहुंच जाते हैं। जो भी हम नया कार्य सीखते हैं तो पहले हमें बहुत सी क्रियाएं करनी पड़ती हैं। उस कार्य को सीखने के लिए पहले
कुछ ना कुछ हमें करना पड़ता है और लास्ट में हम अपना जो मुख्य लक्ष्य है उस कार्य तक हम पहुंच जाते हैं। दूसरा था मनोवृत्ति का नियम। मनोवृत्ति माने अभिवृत्ति, सोच सकारात्मक। अगर किसी कार्य को करने की मनोवृत्ति सही या गलत, मतलब जैसी वैसी ही सफलता हमें मिलती है। जैसे हमें किसी कार्य को करने का मन है, दिल से हम उस कार्य को कर रहे हैं, अगर सकारात्मक सोच है, उस कार्य को करने की हमारी सकारात्मक सोच है, पॉजिटिविटी है, तो फिर हम उस कार्य को क्या करेंगे, लगन के साथ करेंगे और उसको जल्दी सीख जाएंगे। या हम किसी के प्रेशर में, किसी के दबाव में सीख रहे हैं, भाई क्या करना तो है ही, तो उस कार्य को सीखने में हमें क्या होगी, मुश्किलें आएंगी और उसको हम क्या पता सीख भी जाएं, लेकिन बाद में हम उसको क्या कर देंगे, भूल जाएंगे। वो स्थायी नहीं होगा, वो अस्थायी ज्ञान होगा। इसीलिए किसी भी कार्य को करने की मनोवृत्ति क्या होनी चाहिए, सकारात्मक सीख होनी चाहिए, मन से तैयार होना चाहिए। जब हम मन से तैयार होंगे तभी उस कार्य को आसानी से सीख जाएंगे। तो ये मनोवृत्ति का या अभिवृत्ति का नियम है। आंशिक क्रिया का नियम तीसरा था, आंशिक क्रिया का नियम। कार्य को छोटे छोटे, जब हम किसी कार्य को सीखते हैं तो पहले उसको छोटे छोटे भागों में बांट देना है, छोटे छोटे खंडों में बांट देना है। ऐसा नहीं कि पहले ही दिन हमें ऐसा लगे कि अगर गाड़ी चलाना सीख रहे हैं तो पहले ही दिन हम अच्छी तरह से पूरी स्पीड के साथ सड़क पे गाड़ी चलाना सीख जाएं। ऐसा नहीं, पहले दिन तो उठना बैठना ही सीखेंगे और छोटे छोटे खंडों में पहले हम ऐसा सीखेंगे, शुरू में जो भी होगा, फिर उस प्रकार से फिर लास्ट में जा करके हम अच्छी तरह से सीख पाएंगे। तो किसी भी कार्य को, कोई भी कार्य हो, चाहे पढ़ना लिखना हो, कोई अन्य कार्य जो हम सीखते हैं, पहले छोटे छोटे खंडों में उसको बांट देंगे और फिर हम उसका विश्लेषण करेंगे कि हम इस कार्य को कर पा रहे हैं और फिर जाकर के अंत में जो हम कार्य करना चाहते हैं उस तक पहुंचेंगे। चौथा है आत्मीकरण नियम। आत्मीकरण का नियम, सहचर्य परिवर्तन। कैसे, नए ज्ञान को पुराने ज्ञान से जोड़ करके सीखना। यानी पहले हमने आज थोड़ा सीखा और कल को जो उससे आगे करना, तो पहले हम पिछले ज्ञान का क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे, उसका अभ्यास करेंगे और तभी नए ज्ञान तक, तभी दूसरा सीखेंगे। कल हमने जितना सीखा था उसको पहले रिवाइज करेंगे और उसको जोड़ करके दूसरा सीखेंगे, तो हमें तो अब अच्छे से आ जाएगा। जैसे कक्षा में पढ़ाने के लिए अगर शिक्षक गया तो जो पूरे चैप्टर को, ये तो नहीं कि पूरा चैप्टर आज ही ख़त्म कर देना है, पहले थोड़ा सा उसको पढ़ाएंगे और फिर कल उसी का जो नेक्स्ट अगर हमने पढ़ाना है, नया भाग जो पढ़ाना है, तो पहले पिछले का क्वेश्चन आंसर अच्छे बच्चों से पूछ लेना है, पहले उसको अच्छे से समझा देना है और फिर उसको नए भाग से जोड़ करके फिर अगला पढ़ाएंगे। अगला होगा संबंधित परिवर्तन का नियम। कैसे, दो कार्य या दो विषय वस्तु समान ढंग से सीखना। जैसे विज्ञान और गणित दोनों नियम व सूत्रों से सीखना। अब संबंधित परिवर्तन का नियम होता है कि जैसे समानता के, जैसे एक विषय में समानता है। अब जैसे हिंदी और संस्कृत हैं, दोनों की व्याकरण लगभग एक जैसी है, तो दोनों विषयों को समान ढंग से एक जैसे तरीके से ही सीखना। दोनों का व्याकरण लगभग एक जैसा है, तो एक को सीखा, एक का व्याकरण सीखा और दूसरे में भी अगर हमने वो सीखा तो हमारी समझ में आ जाता है। दोनों को समान ढंग से सीखा तो हमारी समझ में जल्दी आ जाता है। जैसे विज्ञान और गणित दोनों के नियमों सूत्रों को सीखना, दोनों में नियम और सूत्र होते हैं, तो इस प्रकार से समानता, संबंधित परिवर्तन का नियम। तो इस प्रकार से मैंने आपको नियम, तीन मुख्य नियम और 5 गौण नियम, इसके शिक्षण सूत्र, सब कुछ अच्छे से थॉर्नडाइक का आपको समझा दिया है कि क्या है थॉर्नडाइक का नियम, सिद्धांत और किस प्रकार से इसमें कितने नियम हैं, कितने इसमें शिक्षण सूत्र आए, सरल से कठिन की ओर, ज्ञान से अज्ञान की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर और आगमन विधि और आगमन विधि पे आधारित है इनका सिद्धांत। और किन बच्चों के लिए, मुख्यतः ये जो मंदबुद्धि बालक होते हैं उनके लिए ये सिद्धांत बिल्कुल फिट बैठता है। तो इस प्रकार आई होप कि आपकी समझ में आ गया होगा दोस्तों। और अगर आपको अच्छा लगे मेरी वीडियो तो लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिले, और कमेंट करना अगर जैसे भी आपको अच्छा लगे या कोई कमी रह गई हो। तो नेक्स्ट मैं पावलोव का सिद्धांत पढ़ाऊंगी और एक एक करके एक दिन एक ही सिद्धांत हो पाएगा। तो अगर जो मेरे चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। अगली वीडियो नेक्स्ट चैप्टर।